हेलो बच्चों, शुभ दिन। बच्चों, हमारी आयु से संबंधित सभी प्रश्नावलियाँ समाप्त हो चुकी हैं। आज मेरे लेक्चर 44 है। इसमें हम करते हैं विविध प्रश्नावली, आयु से संबंधित विविध प्रश्नावली। प्रश्न नंबर 1 बोल रहा है कि मान लीजिए कि a बराबर 0 1 0 0, आयु 0 1 पहली पंक्ति और 0 0 दूसरी पंक्ति हो तो दिखाइए कि सभी n बिलोंग्स टू कैपिटल N। अर्थात जो स्मॉल n है, इसका अर्थ है कि जो इसका मान है वह नेचुरल संख्या के बराबर है। के लिए ai प्लस बी ए की घात n, ai प्लस बी ए की घात n बराबर a की घात n i प्लस n a की घात n माइनस 1 बी ए होगा। जहाँ i क्या है, आपको मालूम है, जहाँ भी i लिखा होता है तो जिस कोटि का हमारा आयु होता है उसी कोटि का ये तत्समक आयु भी होता है। आइए हल करते हैं इसे हल करने के लिए हम जिस विधि का पालन करेंगे वह है आगमन विधि। a बराबर हमें दिया हुआ आयु 0 1 0 0, पहली पंक्ति 0 1 दूसरी पंक्ति 0 0 है, और i का मान हमें दिया हुआ 1 0 0 1। सिद्ध करना है n बिलोंग्स टू कैपिटल N पर ai प्लस बी ए की घात n बराबर a की घात n i प्लस n a की घात n माइनस 1 बी ए। आइए पहले हम देखते हैं n बराबर 1 पर। n बराबर हमने 1 पर देखा तो ai प्लस बी ए की घात 1 हुआ, ये हुआ a की घात 1 i धन n a की घात 1 ऋण 1 बी ए। सरल किया तो ये हुआ ए आई प्लस बी। आपने क्या देखा कि एल एच एस और आर एच एस का मान बराबर होता है, अर्थात जो निम्नलिखित संबंध है वह n बराबर 1 पर सत्य सिद्ध होता है। अब देखते हैं कि यह, अब आगमन आपको मालूम है कि n बराबर 1 पर सत्य सिद्ध हो गया है, तो हम मानेंगे कि n बराबर ये k पर भी क्या होगा, सत्य होगा। तो ए आई प्लस बी ए की घात के बराबर ए की घात के आई प्लस के ए की घात के माइनस 1 बी ए। हमने कुछ नहीं किया, हमने n की जगह में के रख दिया है। इससे हमारा समीकरण नंबर 1 बन गया है। अब आपको मालूम है कि अगर ये के लिए सिद्ध सही है तो n बराबर के प्लस 1 के लिए भी सही होना चाहिए, तभी हमारा प्रूफ होगा ये। तो पहले एल एच एस करते हैं। एल एच हमारे पास है, एल एच एस हमारे पास है ए आई प्लस बी ए की घात के प्लस 1। हमें सिद्ध करना है ए आई प्लस बी ए की घात के गुणा गया ए आई प्लस बी ए आई धन बी ए की घात के प्लस 1 का अर्थ हुआ हमारे पास ए आई प्लस बी ए की घात के गुणा गया ए आई प्लस बी ए। अब समीकरण 1 से आपको मालूम ही है कि ए आई प्लस बी ए का मान की घात के का मान दे रखा है कि ए की घात के आई प्लस के ए की घात के माइनस 1 बी ए गुणा गया ए आई प्लस बी ए। अब गुणा करते हैं इसका। पहले हमने ए की घात के आई का गुणा ए आई में करा, तो ए की घात के आई गुणा गया ए आई। फिर हमने के ए की घात के माइनस 1 बी ए का गुणा ए आई में किया, तो धन के ए की घात के माइनस 1 बी ए गुणा गया ए आई हुआ। फिर धन चिन्ह लगाया हमने। फिर हमने क्या किया कि ए की घात के आई का गुणा बी ए में किया, तो एक ये हुआ धन ए की घात के आई बी ए। फिर हमने के की घात के ए की घात के माइनस 1 बी ए का गुणा बी ए में किया, ये हुआ के ए की घात के माइनस 1 बी ए गुणा गया बी ए। इसे और सरल किया तो हमारे पास जो आया वह हुआ ए की घात के ए आई गुणा गया आई डॉट आई प्लस ए की घात के माइनस 1 धन 1, तो ऋण 1 से ए की घात 1 कट गया, तो ये ए की घात के बच गया, गुणा गया बी के ए आई बच गया हमारे पास ए आई धन ए की घात
के बी आई ए धन के की घात के गुणा गया ए की घात के माइनस 1 बी स्क्वायर और ए डॉट ए आ गया हमारे पास। अब हम मान निकालते हैं। देखो आई डॉट आई का मान हमेशा आई होता है और आई डॉट ए का मान भी ए होता है और ए डॉट आई का मान भी ए होता है। हम निकालते हैं ए डॉट ए। तो ए डॉट ए हमारे पास अभी ए कितना है 0 1 0 0 है और दूसरा अभी कितना है ये भी 0 1 0 0 है। गुणा किया तो हमारे पास जो आयु आया वो आया 0 0 0 0, यानी जो हमारे पास आयु आया निकल के ये 0 आया। अब इनके मान रख देते हैं। तो ये ए की घात के धन 1 ए की घात के गुणा गया ए के मतलब हुआ ए की घात के धन ए गुणा गया आई धन ए की घात के बी ए की घात के बी ए भाग ले लिया और एक धन के हो गया और धन ए डॉट ए का मान 0 हुआ, 0 रखा तो धन 0 हो गया। अब इसे और सरल किया तो ये हुआ ए की घात के प्लस 1 आई प्लस के प्लस 1 पहले ले लिया एक गुणा गया ए की घात के प्लस 1 माइनस 1 बी ए। हमने कुछ नहीं किया, हमने जो हमारे पास मान आया था उसे RHS के बराबर करने के लिए उसमें थोड़ा परिवर्तन कर दिया। हमने के को हमने के प्लस 1 ऋण 1 लिख दिया। तो यहाँ से हमारा क्या हुआ, ये n बराबर के प्लस 1 के लिए सत्य है, इसलिए LHS बराबर RHS यानी ए आई प्लस बी ए की घात n बराबर ए की घात n आई प्लस n ए की घात n माइनस 1 बी ए। ये हमारा प्रूफ्ड हो गया। बच्चों आइए प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। ये कह रहा है यदि इसके सब प्रश्न अच्छे हैं बच्चों। ए बराबर 3, ये अभी हमारे पास है 3 ऋण 4 पहली पंक्ति और 1 ऋण 1 दूसरी पंक्ति। तो सिद्ध करना है ए की घात n का मान जो ये बोल रहा है ए धन 2n ऋण 4n पहली पंक्ति और n 1 ऋण 2n दूसरी पंक्ति, ये होगा बल। इसे भी हम आगमन से सिद्ध करते हैं। तो पी एन बराबर पी एन कॉलन ए की घात n बराबर कितना है 1 धन 2n ऋण 4n आयु पहली पंक्ति और n 1 ऋण 2n दूसरी पंक्ति। और दिया हमें a बराबर 3 ऋण 4 पहली पंक्ति और 1 ऋण 1 दूसरी पंक्ति। हमने n बराबर 1 रखा तो a का मान कितना आया 1 धन 2 ऋण 4 पहली पंक्ति और 1 ऋण 2 दूसरी पंक्ति है। तो ये आ गया 3 ऋण 4 1 ऋण 1 आ गया a का मान। तो यानी n बराबर 1 पर ये है पी एन क्या है सत्य है। अब हम n बराबर k पर देखेंगे तो ये मानते हैं कि n बराबर k पर यह सत्य होता है। तो a की घात k बराबर आयु 1 धन 2 के ऋण 4 के और k दूसरी पंक्ति है 1 ऋण 2 के। दोनों ओर हम a का गुणा कर लेते हैं। ये हो गया a की घात के गुणा गया a बराबर a की घात के धन 1। अब गुणा करते आइए। तो RHS हमारे पास क्या है 1 धन 2 के ऋण 4 के और के 1 ऋण 2 के हमारे पास दूसरी पंक्ति है गुणा गया a का मान लिख दीजिए 3 ऋण 4 1 ऋण 1 3 ऋण 4 पहली पंक्ति और 1 ऋण 1 दूसरी पंक्ति। इसे सरल करेंगे तो ये होगा 3 गुणा गया 1 धन 2 के कोष्ठ बंद ऋण 4 के A11 की जगह आ गया A12 की जगह ऋण 4 गुणा गया 1 धन 2 के धन 4 के आ गया A12 की जगह। A21 की जगह हमारे पास आ गया 3 के धन कोष्ठ में 1 ऋण 2 के और A22 की जगह हमारे पास आ गया ऋण 4 के A22 की जगह ऋण 4 के और ऋण 1 ऋण 2 के आ गया। इसे सरल किया तो ये निकल के आया 3 धन 2 के ऋण 4 के 1 धन के ऋण 1 ऋण 2 के। अब इसे हम k प्लस 1 रूप में लाएंगे। तो ये 3 धन 2 को k को हम ना लिख सकते हैं कि 1 धन 2 कोष्ठ में k प्लस 1 ऋण 4 कॉमन लिया ऋण 4 गुणा गया k प्लस 1 और A21 हमारे पास k प्लस 1 हमारे पास है ही
अब इसे भी इस रूप में लिखा 1 ऋण 2 k + 1। तो जो इसका रूप आ गया ये RHS रूप का आ गया। तो हमारे पास आ गया a k + 1 बराबर आव्यूह 1 धन 2 k + 1 a11 की जगह ऋण 4 गुणा गया k + 1 a12 की जगह a21 की जगह k + 1 आ गया और a22 की जगह 1 ऋण 2 k + 1 आ गया। तो इसे सिद्ध क्या हुआ कि Pn सत्य है n बराबर k + 1 के लिए भी। तो गणितीय आगमन सिद्धांत से हम कह सकते हैं कि an बराबर आव्यूह 1 धन 2n ऋण 4n पहली पंक्ति और n 1 ऋण 2n दूसरी पंक्ति, यह सिद्ध है। हेलो बच्चों, हम सरल कर रहे हैं विविध प्रश्नावली। हमने 1 और 3 सवाल कर लिए हैं। आइए 5वां सवाल देखते हैं। इसके सारे सवाल बच्चों IIT लेवल के होते हैं। जी मेन में जो कैटेगरी होती है, IIT तो नहीं बोलूँगा, जी मेन की जो कैटेगरी होती है वो इसी लेवल के लगभग होती है। जो बच्चे जी मेन में जा रहे हैं वो विविध प्रश्नावली के सभी प्रश्न करें। आइए प्रश्न नंबर 5 करते हैं कि सिद्ध कीजिए कि आव्यूह b डैश ए बी डैश का मतलब क्या हुआ, परिवर्त आव्यूह है, सममित अथवा विषम सममित है। यदि ए सममित अथवा विषम सममित है। आइए देखते हैं कि माना C बराबर मानते हैं कि b डैश ए बी डैश का मतलब परिवर्त आव्यूह है, इसलिए C डैश का मान क्या हुआ, b डैश ए बी का परिवर्त हुआ। तो C परिवर्त बराबर हुआ ए बी का परिवर्त, अब b परिवर्त का परिवर्त, क्योंकि आपको मालूम है कि x y का परिवर्त बराबर होता है y का परिवर्त और x का परिवर्त। इसे और सरल किया तो पहला भाग इसका, यदि a सममित है तो सममित होने के लिए आवश्यक क्या है कि a का परिवर्त a के बराबर होना चाहिए। इसलिए C का परिवर्त b डैश ए बी, C का परिवर्त कितना हमारे पास आया, ये आया b डैश ए बी आया। तो C का परिवर्त क्या है, b डैश ए बी क्या है, ये C का मान है। तो C का परिवर्त C के बराबर आ रहा है, इसका मतलब जो आव्यूह C है वह सममित आव्यूह है। दूसरा भाग B, यदि A विषम सममित आव्यूह है तो A का जो परिवर्त का मान है वो ऋण A आना चाहिए। आइए C परिवर्त बराबर B परिवर्त A परिवर्त गुणा गया B। तो C परिवर्त का मान कितना हुआ, B परिवर्त A परिवर्त का मान कितना, ऋण A है, क्योंकि A विषम सममित आव्यूह है, गुणा गया B। इसका अर्थ क्या हुआ कि C परिवर्त बराबर ऋण B परिवर्त ए बी हो गया। B परिवर्त ए बी क्या हुआ, ये C का मान हुआ। तो C परिवर्त का मान ऋण C आ गया, अर्थात आव्यूह क्या है, विषम सममित आव्यूह है। ये हमारा प्रश्न नंबर 5 हो गया। अच्छा प्रश्न है। आइए प्रश्न नंबर 7 करते हैं। प्रश्न नंबर 7 में हमें दे रखा आव्यूह 1 2 1 यानी 3 गुणा गया प्रश्न नंबर 7 करते हैं। आइए दे रखा है 1 2 1 यानी 1 गुणा गया 3 कोटि का आव्यूह है। दूसरा आव्यूह दे रखा है 1 2 0 पहली पंक्ति, 2 0 1 दूसरी पंक्ति और 1 0 2 तीसरी पंक्ति, यानी 3 गुणा गया 3 कोटि का आव्यूह दे रखा है। और तीसरा आव्यूह हमें दे रखा गुणा गया 0 2 x यानी 1 गुणा गया ना 3 गुणा गया 1 कोटि का आव्यूह दे रखा है, यानी 3 पंक्ति यहाँ और 1 स्तंभ है। इसका मान यदि 0 हो तो ये कह रहा है कि हमें x का मान ज्ञात करना है। आइए करते हैं। पहले हम दूसरे और तीसरे आव्यूह का गुणा करते हैं। तो 1 2 1 को इसी रूप में न रखिए, 1 का गुणा 0 में होगा, 1 का संगत 0 है, 2 का संगत 2 है और 0 का संगत x है। जब हम दूसरे और तीसरे आव्यूह का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 0 धन 4 धन 0। फिर 2 का संगत 0 है, 0 का संगत 2 है और 1 का संगत x है। तो दूसरा जो A21 आएगा वो 0 धन x हो जाएगा। फिर 1 का संगत 0, 0 का संगत 2 और 2 का संगत x है। तो हमारे जो पास जो A31 आएगा वो आएगा 0 धन x आएगा। तो जो निकल बराबर 0 आ गया,
तो इसका अर्थ हुआ कि आव्यूह 1 2 1 पहला आव्यूह गुणा गया आव्यूह 4x 2x, एक ही स्तंभ इसमें अब 3 पंक्तियाँ 4x 2 है, तभी इसमें गुणा भी क्रिया भी होगी। अब 1 का गुणा 4 में करेंगे, 2 का गुणा x में करेंगे और 1 का गुणा यानी 1 का संगत 4 है, 2 का संगत x है और 1 का संगत 2x है। आइए करते हैं इसे हल। ये हो गया 4 अब ये 4 धन 2x धन 2x बराबर 0। ये निकल के आया 4x धन 4 बराबर 0। इसे सरल किया तो ये हुआ 4x बराबर ऋण 4, x बराबर हमारे पास हुआ ऋण 4/4। यहाँ से हमारे पास x का मान ऋण 1 निकल के आ गया। आइए बच्चों प्रश्न नंबर 10 का पहला भाग करते हैं। ये सब प्रश्न हमारे पास हट के प्रश्न हैं, इसलिए मैंने इसमें सिलेक्टेड प्रश्न ले रखे हैं, बाकी प्रश्न भी इसी रूप में हमारे पास होंगे। ये कह रहा है कि उत्पादन दिया हुआ है पंक्ति के रूप में और बाजार दिया हुआ है स्तंभ के रूप में। तो बाजार जो उत्पादन हमारे पास x, y और z है, और जो बाजार पहला है उसमें जो x उत्पादन होता है वो 10,000 है, y उत्पादन जो होता है वो 2,000 है, और z का जो उत्पादन होता है वो 18,000 है। बाजार 2 है उसमें x का उत्पादन 6,000 है, y का उत्पादन 20,000 है और z का उत्पादन 8,000 है। जो भाग ए है ये बोल रहा है यदि x, y तथा z की प्रत्येक इकाई का विक्रय मूल्य क्रमशः 2 रुपये 50 पैसे, 1 रुपये 50 पैसे और 1 रुपये हो तो प्रत्येक बाजार में कुल आय आव्यूह बीजगणित से तो पहले हम जो प्रश्न दे रखा है इसे आव्यूह रूप में लिखते हैं। हमने लिखा 10,000, 2,000, 18,000 की एक पंक्ति बन गई और 6,000, 2,000 और 8,000 की दूसरी पंक्ति बन गई। तो हमारे पास ये 2 गुणा गया 3 स्तंभ का पहला आव्यूह हो गया। ये बोल रहा है x का विक्रय मूल्य कितना है 2 रुपये 50 पैसे, y का विक्रय मूल्य 1 रुपये 50 पैसे और z का विक्रय मूल्य है 1 रुपये। तो एक स्तंभ होगा यानी 2.50, 1.50 और 1.00, यानी ये 1 गुणा गया ना 3 गुणा गया एक स्तंभ का हमारे पास आव्यूह हो गया। और दूसरा हमारे पास जो पहला हमारे पास जो आव्यूह है ये है 2 गुणा गया 3 का, इन दोनों में गुणन की प्रक्रिया होगी। आइए करते हैं। तो 10,000 का संगत आव्यूह संगत हमारे पास 2.50 है, 2,000 का संगत 1.50 है और 18,000 का संगत 1 है। तो ये हुआ 10,000 गुणा गया 2.50 धन 2,000 गुणा गया 1.50 धन 18,000 गुणा गया 1। इसी प्रकार 6,000 का संगत 2.50, 20,000 का संगत 1.50 और 8,000 का संगत 1 है। तो ये करा दूसरी जो हमारे पास दूसरा स्तंभ आया हमारे पास दूसरी पंक्ति हमारे पास आई वो आई 6,000 गुणा गया 2.50 धन 20,000 गुणा गया 1.50 धन 8,000 गुणा गया 1। सरल किया तो हमारे पास पहली पंक्ति आई 25,000 धन 3,000 धन 18,000, दूसरी पंक्ति आई 15,000 धन 30,000 धन 8,000। सरल किया तो ये आया 46,000 पहली पंक्ति और 53,000 दूसरी पंक्ति। तो पहली पंक्ति में क्या था ये बाजार प्रथम बाजार था, तो बाजार प्रथम की आय कितनी है रुपये 46,000 है, और बाजार द्वितीय की आय कितनी है 53,000 रुपये है। बच्चों ये 12 का पहला सवाल है। 12 के पहले सवाल में क्या बोल रहा है ये कह रहा है यदि ए तथा बी समान कोटि के वर्ग आव्यूह इस प्रकार है कि ए बी बराबर बी है, तो गणितीय आगमन द्वारा सिद्ध करना हमें कि ए बी की घात n बराबर बी की घात n a होगा। कब होगा? सिद्ध कीजिए कि n बिलोंग्स टू n के लिए ए बी की संपूर्ण की घात n बराबर a की घात n
और गुणा गया b की घात n होगा। यह हमें सिद्ध करना है। आइए दिया हमें ए बी बराबर बी ए दे रखा हमें, सिद्ध करना है ए बी की घात n बराबर बी की घात n ए। आगमन सिद्धांत से करते हैं। आगमन से बोल रहा है ये कि n बराबर 1 के लिए ए बी की घात n है ना, तो n की जगह 1 रखते हैं, तो ए बी की घात 1 बराबर बी की घात 1 ए। यहाँ से निकल के आया ए बी बराबर बी है, क्योंकि हमें दिया हुआ है कि ए बी बराबर बी है, इसका अर्थ हुआ ए बी बराबर ए बी। इसका अर्थ यह है n बराबर 1 के लिए ये कथन सत्य है। इसी प्रकार n बराबर k के लिए भी ये सत्य होगा। तो ए बी की घात k बराबर बी की घात k ए। ये प्रथम भाग है, इसमें 2 सवाल समझ लीजिए आप। तो प्रथम भाग हम हल कर रहे हैं। तो ये हुआ ए बी की घात k बराबर बी की घात k ए। समीकरण नंबर 2 हो गया, 1 हो गया। अब आगमन में n बराबर ये हमने मान लिया है कि k के लिए सत्य है। अब मानेंगे ये n बराबर k+1 के लिए भी सत्य है। तो n की जगह k+1 रखा, तो ए बी की घात k+1 बराबर बी की घात k+1 गुणा गया a। हमारे पास LHS में कितना आ गया, ये आ गया ए बी की घात k+1। इसे तोड़ लिया तो ये हुआ ए बी की घात k डॉट बी। इसे हम लिख सकते हैं बी की घात k ए बी, क्योंकि ए बी बराबर बी है, तो ए बी की जगह बी रख दिया, तो ये आ गया, इसलिए बी की घात k गुणा गया बी ए। इसे हम लिख सकते हैं बी की घात k+1 RHS। तो अब देखिए यहाँ पर हमारा ए बी की घात k+1 का मान जो बराबर आ गया बी की घात k+1 गुणा के ए आ गया। तो ये कथन n बराबर k+1 पर भी सत्य है। तो n बिलोंग्स टू n पर आगमन सिद्धांत द्वारा हमने सिद्ध कर दिया कि ए बी की घात n बराबर बी की घात n ए। ये प्रूफ हो गया। ये प्रथम भाग था। आइए दूसरा भाग करते हैं। 12b का दूसरा भाग है हमारे पास ए बी की घात n बराबर ए की घात n बी की घात n। ये हमें सिद्ध करना है। तो हम पहले Pn मानेंगे आगमन सिद्धांत से। Pn कॉलन ए बी की घात ए बी संपूर्ण की घात n बराबर ए की घात n और बी की घात n बराबर 1 पर देखते हैं। LHS हमारे पास कितना आ गया, ए बी की घात ए बी संपूर्ण की घात n बराबर ए बी की घात 1 या मान आ गया ए बी। RHS में देखते हैं, हमारा RHS हमारे पास है ए की घात n बी की घात n। तो n बराबर 1 रखना है, तो ये आ गया ए की घात 1 बी की घात 1। यहाँ से आ गया ये ए बी, तो ए बी बराबर ए बी आ गया। तो हम कह सकते हैं n बराबर 1 पर कथन हमारा सत्य है। अब आगमन में हम मानते हैं कि k पर अगर 1 पर सत्य है तो n बराबर k पर भी ये सत्य होगा। तो ए बी की घात k बराबर ए की घात k बी की घात k, समीकरण 1 मान लीजिए। अब n बराबर k+1 पर देखते हैं। तो ये ए बी की घात k+1 बराबर ए की घात k+1 बी की घात k+1। इसे तोड़ लिया तो ये हो गया LHS में हमारे पास ए बी की घात k+1 का अर्थ हुआ ए बी की घात k डॉट ए बी। इसे तोड़ा अलग अलग, तो ये हुआ ए की घात k और बी की घात k ए बी। और ए बी का मान आपको मालूम है कि बी ए के बराबर है, रख दिया हमने। तो ए की घात k बी की घात k गुणा गया बी ए। तो ये हो गया ए की घात k गुणा गया बी की घात k गुणा गया बी और ए। तो ये आ गया ए की घात k बी की घात k+1 और ए। अब ए की घात k के साथ हमने ए ले लिया, तो ये हो गया ए की घात k+1 और बी की घात k+1। हमारा आया क्या, हमारा आया ए बी की घात k+1 का मान आया ए की घात k+1 और बी की घात k+1। तो इसका अर्थ है कथन n बराबर k+1 पर भी सत्य है। तो यहाँ से हमारा सिद्ध हो गया कि ए बी की घात n बराबर ए की घात n और बी की घात n। ये प्रूफ हो गया बच्चों। आइए 15वां सवाल करते हैं। यदि ए वर्ग अवयव इस प्रकार है कि ए स्क्वायर बराबर ए, तो हमें सिद्ध करना है कि आई प्लस ए की क्यूब ऋण 7a का जो मान है वो किसके बराबर होगा। हमें 4 मान दे रखे हैं। ये बहुत वैकल्पिक प्रश्न है कि ए का मान ए है, बी या आई ऋण ए है, या आई है, या 3 है। आइए हल करते हैं इसे। अच्छा सवाल है। हमें दे रखा है ए स्क्वायर बराबर ए। अब ए क्यूब का मान निकालते हैं। ए क्यूब बराबर क्या होगा, ए स्क्वायर डॉट ए। अब ए स्क्वायर का मान ए दे रखा है तो ए डॉट ए हुआ।
ए डॉट का मतलब क्या हुआ, ए स्क्वायर हुआ, ठीक है। ए स्क्वायर का मान ए दिया, तुम्हारा ए क्यूब का मान भी ए आ गया। आइए इसे एक्सपेंड करते हैं। आई प्लस ए की घात 3 ऋण 7 बराबर आई क्यूब धन 3i स्क्वायर ए धन 3i ए स्क्वायर धन ए क्यूब ऋण 7 हुआ। अब आई क्यूब का हल करते हैं। आई क्यूब बराबर आई डॉट कोष्ठ में आई डॉट आई, और आई डॉट आई का मान कितना होता है, आई होता है। तो ये हो गया आई डॉट आई बराबर हमारा पास आई हो गया। तो आई क्यूब का मान जो हमारे पास आई निकल के आ गया। इसी प्रकार आई स्क्वायर का ए का मान कितना हुआ, आई डॉट आई ए। आई डॉट आई का मान आई होता है और आई डॉट ए का मान ए होता है। इसी प्रकार आई ए स्क्वायर का मान ए है, तो ये हो गया आई ए और आई का मान ए है, मान रखिए सबका। तो ये हो गया आई धन 3a धन 3a धन ए ऋण 7a। ये हुआ आई धन 7a ऋण 7a, ये निकल के आया आई। तो हमारे पास ये विकल्प सी इसका सही है। तो बच्चों विविध प्रश्नावली के सारे सवाल मैंने एक ही वीडियो में लिए हैं। ओके बच्चों, इतना ही।